और सर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपके क्या थॉट्स है? पीपल से दैट ही वाज ऑन द फोर फ्रंट टू अपोज। सरदार पटेल जी के बड़े भाई हाँ विट्ठल भाई पटेल, जी। वो बेसिकली नेताजी को बहुत मानते थे। वाई द एंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस लाइफ इज ऑल इन सीक्रेसी? मेरा तो ये मानना हमेशा से रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके के लीडर थे, अगर वो जीवित होते 1945 के बाद तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको इंडिया वापस आने से रोकती नहीं। आपको क्या लगता है कि वो अपनी एक पार्टी क्रिएट करते हैं जो यूथ्स की होती है और कहीं ना कहीं यूथ्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही कथन है हाँ। कि व्यक्ति भले मरता है लेकिन उसके स्वप्न कभी नहीं मरते। Hello folks, welcome to yet another episode of New Delhi Dialogues. This is your host Madhumita, and today with us we have Mr. Sanjay Kumar ji. India's freedom struggle that lasted for almost a century from 1857 to 1947, and there were a lot of lives that was being sacrificed to free India from the shackles of British Raj. During that era, the one personality, the nationalist, who emerged as the greatest leader of all time was none other than नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम सब यूथ आज नेताजी के आइडियाज़ को मानते हैं और बहुत मिस करते हैं उनको। आपको क्या लगता है, इफ़ ही वुड हैव बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज़ ग्लोबल पिक्चर वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे? एकदम डिफरेंट होता, चूँकि नेताजी में जो फार रीचिंग आइडियाज़ थे, बहुत दूरदर्शिता था उनमें और वो बहुत क्लैरिटी था उनमें कि अगर देश आज़ाद होता है, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि पहली बार ये जो प्लानिंग कमेटी, जो हम प्लानिंग कमीशन आज़ादी के बाद जो सुनते हैं, नेहरू जी ने जिसको बनाया प्लानिंग कमीशन, और एक बहुत बड़ा रोल रहा। अभी वो पॉलिसी कमीशन, उसको एक हम क्या नाम बोल सकते हैं, जो प्लानिंग कमीशन का नाम अभी मोदी जी ने बदल दिया है, उसको हम लोग नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग। तो ये जो नीति आयोग है, योजना आयोग है, उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था 1938 में। उसको बोलते थे योजना कमेटी, प्लानिंग कमेटी। उन्होंने उस जमाने में ही बना लिया था 38 में, आज़ादी से पहले, और उसका अध्यक्ष नेहरू जी को उन्होंने अपॉइंट किया था। तो आप देख सकते हैं कैसे नेहरू जी से डिफरेंस होने के बावजूद भी जो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी था कांग्रेस प्रेसिडेंसी में, योजना कमेटी, उनके अध्यक्ष थे नेहरू जी। तो वो इस दूसरे मामले में बहुत क्लियर थे कि जब देश आज़ाद होगा तो हम आर्म्स एम्यूनिशन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे, न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करेंगे, ताकि वेस्टर्न कंट्री के साथ हम उसके समकक्ष खड़ा रहेंगे। तो वो इस मामले में बहुत क्लैरिटी था उनमें। वो सिर्फ फ्री करने की नहीं सोच रहे थे, वो इंडिया को कहीं ना कहीं पूरी तरह से डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे प्रॉपर यूज हो। तो इन सब मुद्दों में भी इवन परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल एक्ट के बारे में नेताजी उस जमाने में बात करते थे। आज तक हम लोग देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन आज़ादी के पहले भी उनके दिमाग में ये प्लानिंग, एक विजनरी थी। और ये जब प्लानिंग जब ये बताते थे, चाहे वो योजना प्लानिंग कमीशन के बारे में जब वो बात करते थे, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में बात करते थे, चाहे वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के बारे में बात करते थे, तो उस समय जो कुछ जो दक्षिणापंथ के जो लीडर थे वो काफ़ी नाराज़ रहते थे। इन सब मामलों में उनकी नाराज़गी होती थी। तो ऑब्वियस है कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो आज इंडिया का पिक्चर कुछ और ही होता। और सर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपके क्या थॉट्स है? पीपल से दैट ही वाज ऑन द फोर फ्रंट टू अपोज नेताजीज इलेक्शन, या वो जो नेक्स्ट टाइम कांग्रेस के लीडर चुने जाते या वो कंटिन्यू करते, इसके वो अगेंस्ट थे कहीं ना कहीं। हाँ, वल्लभ भाई पटेल जो सरदार पटेल जी हैं, उनसे नेताजी से कुछ वैसा पर्सनल डिफरेंसेस तो नहीं थे, लेकिन जैसा कि गांधी जी के मार्ग को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले में सरदार पटेल जी का भी रोल बहुत आता है, और वो भी
जो है सो, चाहे वो नेहरू जी हो, पटेल जी हो, चाहे आचार्य कृपलानी हो, राजा जी हो, वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे ऑलमोस्ट गांधी जी को। तो नेताजी नहीं फॉलो करते थे। तो एक ये तो पर्सनल डिफरेंस था। दूसरा एक और इसमें एक स्टोरी ये है कि सरदार पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल जी, वो बेसिकली नेताजी को बहुत मानते थे और अपने मृत्यु के अंतिम समय में उन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी प्रॉपर्टी जो है वो नेताजी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बार बार कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ जाते हैं, जबकि बहुत बड़े लीडर हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत है। तो विट्ठल भाई पटेल जी का ये मानना था कि इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी उनके ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, नेताजी के ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक डिफरेंस का कारण बना सरदार पटेल जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच, क्योंकि सरदार पटेल जी के बड़े भाई जनरली वो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था सरदार पटेल जी को, लेकिन वो चूँकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला कुछ सोशल वर्क के लिए, तो वो भी थोड़े समय के लिए मेरे हिसाब से पर्सनल डिफरेंसेस होगी, क्योंकि पटेल जी उस जमाने के बहुत बड़े लीडर थे और बहुत बड़े दिल वाले थे। तो ये बातें हमें नहीं लगता है कि वो इन बातों को ज़्यादा केयर करते हैं। सर, मन में एक रिग्रेट हमेशा रहता है, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती है, दोज हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, या जिन्होंने समाज की रचना के लिए कुछ डिफरेंसेस लाए, लोगों के लिए काम किया है, उनकी लाइफ के साथ हमेशा जो एंड होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं डार्कनेस में, या सब कुछ बहुत हिडन और सीक्रेट रहता है। जैसे कि हमने बोला दैट सुभाष चंद्र बोस नेवर हैड अ हिडन एजेंडा, एंड सच अ बिग नेशनलिस्ट, सच अ बिग आइडियलिस्टिक पर्सन who emerged as India's one of the greatest freedom fighter। तो ऐसे इंसान की लाइफ में why there is so much secrets and why the end of Subhash Chandra Bose life is all in secrecy? हाँ, देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आज भी है कि 1945 में 18 अगस्त 1945 में क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई कि नहीं, इसमें बहुत रिसर्च हुआ है और काफ़ी लोगों ने रिसर्च करके दोनों तरह का व्यू दिया है। एक पक्ष बोलता है कि नहीं, उनकी मृत्यु 1945 18 अगस्त को हो गई थी। दूसरा पक्ष बोलता है कि नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जिसमें आपके अनुज धर जो सबसे ज़्यादा उन्होंने रिसर्च भी किया, नेताजी फाउंडेशन के नाम से उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन चलाया, उनके ऊपर टीवी सीरीज़ भी बनी उनके बुक के ऊपर, द बिगेस्ट कवर अप करके। ऐसे तो दोनों पक्ष है। एक पक्ष बोलता है कि नेताजी गुमनामी बाबा के तौर पे यूपी में कई दिनों तक जो उसकी उनकी फैमिली जो है, डिस्टेंट फैमिली या जो भी है उनके वंशज, वो इस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं सर, कहीं ना कहीं कि उनकी लाइफ गुमनामी में नहीं रही होगी या जो भी है। तो आपको सच में लगता है कि ही एंडेड अप इन दैट प्लेन क्रैश, और मे बी चांसेस आर ही सर्वाइव्ड, या कहीं ना कहीं वो अकेले में रह के इंडिया की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हो, या इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे भी पॉलिटिकल रोल मॉडल हैं, और चूँकि वो मेरे रोल मॉडल है तो मेरा भी उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च है। उनसे रिलेटेड 10 से 15 बुक तो हम ऐसे ही पढ़ चुके हैं जी। और मेरी जो स्टडी है उनके बारे में, और जो मेरा जो गहरा अध्ययन है, मेरा तो ये मानना हमेशा से रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके के लीडर थे, अगर वो जीवित होते 1945 के बाद, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको इंडिया वापस आने से रोकती नहीं। और वो इस तरीके के व्यक्ति थे कि वो कभी भी गुमनामी बाबा के रूप में कभी भी छिप के रह ही नहीं सकते। जब देश आज़ाद हो रहा है 1947 में, और आज़ादी के साथ साथ इतना बड़ा पार्टीशन हो रहा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला जाता है कि नहीं, वो रसिया में थे उस समय। उनको किसी सोवियत यूनियन में कहीं ना कहीं ये भी, उसके बाद उनको बिहाइंड द बार्स कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था वहाँ और उन्हें टॉर्चर, इस तरह की, वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है सर सुन के। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित होते तो दुनिया का कोई ऐसा जेल, कोई ऐसा कंट्री
में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको रोक सकता था। जो व्यक्ति हिटलर से मिलने के बाद जर्मनी से निकल गया, जापान चले गए, वो भी सबमरीन में, उस समय के जो समुद्र के अंदर में चलने वाली पनडुब्बी होती है, उससे एक बड़ी यात्रा करके 1.5 से 2 महीना यात्रा करके वो जापान पहुँचे। बहुत खतरों के साथ वो यात्रा उन्होंने की थी। तो उस स्टैचर के व्यक्ति को, उस तरीके के व्यक्ति को कोई बंदी बना ले, कोई पकड़ ले, गुमनामी के जीवन जिए, ये तो हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं। जो हमारी स्टडी है और मेरा ये मानना है, भले ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उस प्लेन क्रैश में हो गई थी। ये आप भी मानते हैं उनके परिवार की तरह? उनका 80% बॉडी जो है वो बर्न हो चुका था और सही टाइम पे वो उनको मेडिकली इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते उनकी डेथ हुई। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये मिस्ट्री मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण आज भी नहीं है और पता नहीं इसका प्रमाण ये तुरंत हो सकता है। बताते हैं कि जो रेनकोजी टेम्पल है आज भी, वहाँ पे नेताजी की अस्थि अभी भी है। तो उसका बस डीएनए टेस्ट कराना है और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पता नहीं आज तक ये टेस्ट हो क्यों नहीं पाया। क्योंकि सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स चेंज होती चली गई, नए एजेंडा आते चले गए और फाइल सब कुछ दब गया और उसके बाद शायद केस कभी रीओपन ही नहीं हुआ। और एक चीज़ हो सकती है सर, हम बात करते हैं जैसे उनकी लाइफ के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानर। तो कहीं ना कहीं उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है। ही डिडंट डाई इन दैट प्लेन क्रैश एंड बिसाइड्स दैट वो शायद कहीं ना कहीं सोवियत संघ के साथ जाके या जापान के साथ जाके कहीं ना कहीं वो एक मेजर प्लानिंग कर रहे होंगे शायद। बट आपका एक आइडिया है कि हाँ, नेताजी को भारतवर्ष से दूर रखना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर वो जीवित होते तो कहीं ना कहीं आज की यूथ को इंस्पायर कर रहे होते। तो सर एक सवाल ये भी आता है कि आज की यूथ के बारे में, कि अगर नेताजी उस टाइम होते और देश के प्रधानमंत्री ना भी होते या नेशनलिस्ट होते, किसी न किसी तरह से वो कंट्रीब्यूट करते देश के डेवलपमेंट में, आपको क्या लगता है कि वो अपनी एक पार्टी क्रिएट करते हैं जो यूथ्स की होती है और कहीं ना कहीं यूथ्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, इंडियन यूथ्स को? जैसा नेताजी के बारे में जो मेरा जो अध्ययन है उसमें ये बहुत साफ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी में जब थे तो भले उनके डिफरेंसेस गांधी जी से, नेहरू जी से रही, लेकिन एट द सेम टाइम उनका वो हमेशा इन दोनों पर्सनालिटी को बहुत रेस्पेक्ट भी करते थे। वो भी करते थे और ये भी इन रिटर्न। तो उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the first person to call Gandhi ji as a father of nation. I was about to say, and that was being broadcast in a radio channel. रेडियो कि उन्होंने ये, हाँ, जर्मनी के रेडियो, उन्होंने इनको ये पदवी दी थी। हाँ, तो उस हिसाब से जो है सो, और गांधी जी भी बोले कि देशभक्तों में सबसे बड़े देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो वो हमेशा से म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है, चाहे वो नेहरू जी से, जैसा कि हम बताएं कि 1938 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो जो उन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाया उसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। तो उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। जो लोग कम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो चाहते हैं कि गांधी जी, नेताजी अलग अलग थे और हम इनके सपोर्टर हैं, हम इनके सपोर्टर हैं, तो आपस में थोड़ा लड़ते हैं। लेकिन ये कभी भी उनके आपस में ये जो, ठीक है, डिफरेंस ऑफ आइडियाज़ था, उनकी अपनी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी रही है अलग अलग, लेकिन कोई पर्सनल ग्रज नहीं था किसी के लिए बस। हाँ, तो साथ में। पर सर मैं ये भी जानना चाह रही थी, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर वो अभी होते हैं या उन्होंने कोई, क्या आपको लगता है कि यूथ्स को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई होती? मेरे हिसाब से तो वैसे औरतों का बहुत बड़ा एक रोल होता है। हाँ, ये बात तो है कि वो बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो यूथ को इंस्पायर करने का हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट का हो, चाहे देश का कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे इंडिया में आज़ादी के बाद कैसे बढ़िया से आता, और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना हो, तो ये सब तो वो काफ़ी काम करते हैं। तो देश की स्थिति और परिस्थिति डिफरेंट होती, इसमें कोई दो मत नहीं है।
और जहाँ तक बात है कि पार्टी कोई अलग बनाते तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट कांग्रेस के सब लीडरों से था, तो मेरे हिसाब से वो पार्टी तो नहीं बनाते, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहते और उसी पार्टी के बड़े लीडर होते। सर, उन्होंने जैसे कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने कुछ टर्म कॉइन किए थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एंड चलो दिल्ली, जय हिंद। इसके बारे में बहुत कम लोगों को हमें पता है कि उनके दिए हुए ये टर्म्स हैं, लेकिन आप इनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जब जिस समय उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो ये वाला स्लोगन हर जगह कहीं ना कहीं गूंज रहा था और पूरे युवा उनके पीछे चल दिए उस लड़ाई में। तो इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही कथन है कि व्यक्ति भले मरता है लेकिन उसके स्वप्न कभी नहीं मरते हैं जी। और उसके स्वप्न जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती है। तो आज भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं और उनका जो देश के प्रति जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है, वो आज भी हम लोगों के दिल में जिंदा है और हमेशा इंस्पायर करता है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति उस ज़माने में ICS जैसा नौकरी छोड़ के राजनीति में आया और देश अपना की लड़ाई में सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आज भी जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स जाते हैं, कई लोग तो UPSC से रिजाइन करके आते हैं या फिर UPSC का जॉब छोड़ के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी वो देश के एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के इंस्पिरेशन के सोर्स तो हैं ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वो हमेशा रहेंगे। Thank you so much guys for watching us, and for more such inspiring videos, please like, view and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Thank you.